क्लास में जो है विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा था। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और अलग अलग हमने आवेशों से, मतलब इकाई आवेश अगर ले, एक बिंदु आवेश ले तो उससे कितना विद्युत क्षेत्र मिलेगा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी, बहु आवेश है तो उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिलेगी। और साथ ही साथ हमने लिया था कि यदि द्विध्रुव है, मतलब दो ऐसा एक निकाय ले रहे जिसमें दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं और एक निश्चित दूरी पर रहते हैं, तब उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र लेंगे, उसकी अक्षीय रेखा पर, उसकी निरक्षीय रेखा पर। तो ये विद्युत क्षेत्र वाला जो पोर्शन था हमने वो किया था। इसमें मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताई थी, है ना। तो उन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, मैंने ऐसे भी आपको बताया था। तो आज हम जो ले रहे हैं विद्युत क्षेत्र से आगे बढ़ रहे हैं। हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ी थी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में समाहित होती है, मतलब धनावेश से निकलती है और ऋणावेश उसको क्या करता है, समाहित करता है। मतलब दोनों अपने आसपास कुछ ना कुछ क्षेत्र जो है वो रखते हैं, ठीक है ना। तो उनकी सीमाओं में अगर कोई दूसरे वस्तु आते हैं तो वो बल का अनुभव करती है। तो आज हम क्या करेंगे, अब जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही, उसमें अगर किसी वस्तु को रखे तो उसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी या नहीं निकलेगी, कितनी निकलेगी, तो वह मैंने आपको बताया था विद्युतशीलता बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता। जो निर्वात की सबसे ज्यादा होती है या हवा की सबसे ज्यादा होती है, एप्सिलॉन 0 जो हमने लिया था 8.85 इंटू 10⁻12 करके, ठीक है ना। तो वो सबसे ज्यादा होती है। लेकिन दूसरी अगर वस्तु ले हवा के अलावा या निर्वात के अलावा, तो उनकी विद्युतशीलता हवा से कम होगी। लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखा है वो भी तो जाने देंगे। अब कितनी जाने देंगे और कितने नहीं, है ना, उसी को हम विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई दूसरा वस्तु उसके जहां से भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है, कोई पॉजिटिव चार्ज है उसके पास पे अगर रखे, तो उसमें से कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी। तो उसमें जितनी भी नंबर ऑफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है उसको तो हम विद्युतशीलता कहते हैं। लेकिन कितनी निकल रही है उसके इकाई क्षेत्रफल में से अगर उसको कंसिडर करें कि इकाई क्षेत्रफल में से उसकी कितनी निकल रही है, तो उसको हम फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो आज हम वही फ्लक्स वाला पोर्शन ही लेंगे। अब फ्लक्स वाला पोर्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि गाउस का नियम आपके यूनिट में है और गाउस का नियम जो है वो फ्लक्स पर ही निर्भर है, ठीक है ना। और गाउस का नियम क्या होता है वो भी हम लेंगे। चलिए तो अपने आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर हम देखें तो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। मतलब विद्युत फ्लक्स किसको बोलते हैं कि इकाई पृष्ठ निर्गत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है, जिसका ऐसा ही मात्र क्या होता है, वेबर होता है, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब भी कह सकते हैं। अब देखिए विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। मतलब मान लेते हैं कि कहीं पे कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसके पास में हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया है, कोई वस्तु ली है, ठीक है ना, जिसका सरफेस एरिया कुछ भी हो सकता है। तो उसमें से जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसमें से निकल रही है, ठीक है ना, उसका मान लो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ए है, मतलब उसका सरफेस एरिया ए है। और उसमें से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है, अब इसका देखिए यूनिट एरिया, सॉरी इसका सरफेस एरिया कितना है, ए है, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है वो ई से हम डिनोट करेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ही विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि विद्युत क्षेत्र यहाँ बल किसकी वजह से लगता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कारण, या विद्युत बल रेखाओं के कारण मिलता है। तो जितना भी फ्लक्स जो होगा वो कैसे बताया जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा उस में से कितनी निकल रही है, उन दोनों का अगर गुणनफल करें, विद्युत क्षेत्र और उसके पृष्ठ क्षेत्रफल को, ठीक है ना, जिस भी वस्तु से हमको फ्लक्स निकालना है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या होगा, ई डॉट डीए होगा। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। तो क्या होता है फ्लक्स, कि किसी भी इकाई क्षेत्रफल में से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि एक हमने सरफेस एरिया कुछ भी लिया है। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, उसका काम क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं छोड़ना। तो उससे जो भी विद्युत क्षेत्र जाएगा उसकी दिशा क्या होगी, ऐसे ही होगी इसकी तरफ, जैसा इसमें दिखा है मैंने आपको बताया। तो इसकी तरफ इस विद्युत क्षेत्र की दिशा है विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में ही होती है। मैंने बताया था टेंजेंट जो विद्युत क्षेत्र रेखा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये इसका काम है छोड़ना। तो यहाँ पे जहां पे हमने सरफेस रखा, आप देखो ये सरफेस एरिया, इधर 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 वस्तु कहीं पे भी रख सकते थे, तो जिधर की तरफ रखेंगे विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ ही होगा।
अब ये जो हमने क्षेत्र जो लिया है वो ऐसे नहीं, कुछ एंगल पे पड़ा है, मतलब इसका एरिया वेक्टर अगर ले, इसका क्षेत्रीय सदिश अगर हम ले, तो वो इसकी दिशा देखिए आपको दिख रही है, क्षेत्रीय सदिश लिया हमने, क्योंकि एरिया के भी डायरेक्शन होती है। ये जैसे हाथ में इधर आपकी तरफ रख रहा हूं, तो ये इसका एरिया इधर की तरफ है ना। अगर इसको मैं ऐसे कर दिया तो इसका एरिया इधर की तरफ है, और अगर ऐसे कर दो तो इसका एरिया इधर की तरफ है, मतलब क्षेत्रफल इसकी भी दिशा हो सकती है। आप किसकी कैसे रख रहे हो, उसका फेस किसकी तरफ रख रहे हो, इसीलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। तो इसको अगर देखें तो ये दिए एरिया वेक्टर इसका इधर है, कुछ एंगल पर है, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। जो ये आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो छोड़ रहा है, उसके साथ ये थीटा एंगल पर है। तो देखिए यहाँ पे जब थीटा एंगल है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रिजोल्यूशन कर सकते हैं, इसके हम क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए हमेशा थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है इस डीए के, तो क्या मिलेगा, वो डीए कॉस थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर मिलेगा डीए साइन थीटा। अब ये एरिया ऐसे रखा हुआ है, तो इसमें से या तो विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जाएगी और यहां से निकलेगी, क्या ऊपर की तरफ कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है जो अगर इसमें से जाएगी तो उससे फ्लक्स मिलेगा, कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगा। इसके क्षेत्र इधर है, ये है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो यहां से अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएगी तो ही हमको फ्लक्स देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है तो उससे कोई फ्लक्स मिलेगा, कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो फ्लक्स के लिए देखो क्या है जरूरी, कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब थीटा कितना हो, 0 हो, मतलब जिधर की तरफ फेस है, फेस एरिया उसका जिधर की तरफ है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी उसी तरफ से होगी अगर, तो इनके बीच में अगर 0 होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स हमको मिलेगा। चलिए आपको बताता हूं कैसे। देखिए तो ये इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ डी है, जो कि इसके साथ थीटा पे था, तो डीए कॉस थीटा मिल गया, ये डीए साइन थीटा। अब इस कंपोनेंट से कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा, जो भी फ्लक्स मिलेगा वो हमको इसी फ्लक्स में मिलेगा। आप देखिए ई की डायरेक्शन भी इधर है और इस डीए कॉस थीटा दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो इन्हीं दोनों क्वांटिटीज से मिलकर हमको फ्लक्स मिलेगा। तो देखिए ये किसके बराबर मिलेगा, दोनों ये फ्लक्स के बराबर मिलेगा। अब फ्लक्स कितना मिल रहा है, देखिए ई और डीए कॉस थीटा, तो ई डीए कॉस थीटा। कॉस थीटा कब लगता है हमको पता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, जिसको हम अदिश गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल। जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। अब अदिश गुणनफल क्या करता है, हमेशा दो सदिश राशियों से अदिश राशि देता है। तो फ्लक्स भी क्या है, अदिश राशि है, फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स जो है उसकी कोई दिशा नहीं होती। तो कितना मिल रहा है देख लिए, विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। अब जैसे हमने इस छोटा सा एरिया अगर देखे तो डीए लिया है, तो फ्लक्स भी डी फाई हमको मिल सकता है, लेकिन हमने इसका पूरा ने छोटा सा एक एरिया कंसीडर किया, तो यहां पे हमको डी फाई मिलेगा। अगर हमको कुल फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करते हैं, हमेशा कुल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, वो भी क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ठीक है ना। यहां पे जरूरी नहीं क्लोज्ड हो, इंटीग्रेशन करेंगे हमको क्या मिलेगा, ई डॉट डीए मिलेगा, तो ये मिल जाएगा हमको फ्लक्स, ठीक है ना। कुल फ्लक्स हमको, ये बी नहीं ई है, वो चुंबकीय फ्लक्स में आता है बी, ई डॉट डी ए। तो ये है हमको इतना ऐसे फ्लक्स जो है वो मिलेगा। तो पता चल गया होगा आपको फ्लक्स क्या है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं ये जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और इसको मैंने ऐसे रखा, तो उसमें से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है, तो इसका जो सरफेस एरिया है इसी में से जाएगी, ऐसे तो जाएगी नहीं, है ना। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही है तो इसी वाले सरफेस में से जाएगी, इसके स्क्वायर सरफेस जो है वो वाला, ठीक है ना। तो इस वाले सरफेस में से सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएगी, तो फ्लक्स भी इसी से मिलेगा। इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, इधर से या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं जा रही है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा ये है और ये इसके साथ, इसका अगर सरफेस देखे तो ऐसे ही है, मतलब 0 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, ठीक है ना। तभी वो फ्लक्स हमको मैक्सिमम मिलेगा। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे cos थीटा आ रहा है, अब cos थीटा में देखो cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब वो 0 डिग्री होता है, मतलब मैक्सिमम कितना वैल्यू मिलती है cos की, 1 कब होगी, cos थीटा 1 कब होगा, जब थीटा इक्वल टू कितना हो, cos थीटा इक्वल टू 1 कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, या फिर cos इनवर्स 1 करके देख लो, तो तब जाके हमको फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। मतलब जब थीटा इक्वल टू 90, तो इस सरफेस में से जितना भी फ्लक्स निकलेगा, विद्युत फ्लक्स जो है वो क्या मिलेगा हमको,
मैक्सिमम मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। क्यों मिलेगा अधिकतम? देखिए इसका कारण है, ये मान लीजिए कोई भी एक सरफेस है, ठीक है ना। अब ये व्हाइट है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए ये कोई सरफेस है, दिख रहा है आपको। अब इसमें से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है ना, ये सरफेस है और इसमें से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है। अब ये अधिकतम तभी जा सकती है जब इसका सरफेस उधर की तरफ है और इसमें से ये निकल रही है। अगर मैं थोड़ा सा भी टिल्ट करूं तो क्या होगा, अब यहां से जो जा रही है ये तो जाएगी, लेकिन इधर वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है जो उस चार्ज से आ रही है, तो ये तो इसके से निकल जाएगी ना, यहाँ साइड से, यहाँ इधर से भी निकल जाएगी, है ना। तो इससे क्या है, इसका सरफेस एरिया थोड़ा उस चार्जेस के लिए या जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है उसके लिए कम हो जाएगा। अब आप भी ऐसा ऐसे देखोगे इसको तो पूरा दिख रहा है, लेकिन ऐसे देखे तो इसका एरिया क्या है, कम हो रहा है। देखो थोड़ा सा अगर तिरछा करे और तिरछा करे तो बिल्कुल ही परपेंडिकुलर हो गया है 90 डिग्री, तो इसमें से कोई भी फ्लक्स हमको दिखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे अब इसका देखो एंगल अगर मैं कम करते जाऊं तो ये देखो आपको ज्यादा एरिया दिख रहा स्टार्ट हो गया होगा। यहाँ पर अगर मेरा फेस के अगर देखे तो एरिया इससे छुपना ज्यादा और कम होता हुआ दिखेगा आपको। जैसे ये नाक है, तो अब ये धीरे धीरे देखिए नाक को पूरा ढक लिया, मतलब नाक एक तरह से मान लीजिए कि वो क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं है। मतलब एक समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब ई और डी जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, मतलब उनके बीच एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। चलिए तो ये था फ्लक्स। अब फ्लक्स पर ही मैंने अभी क्या बताया था, निर्भर है आपके गाउस का नियम, है ना, गॉस लॉ। अब गाउस का नियम क्या कहता है, गॉस लॉ क्या कहता है, ये फ्लक्स पर ही बेस्ड है, लेकिन गाउस का नियम जो है एक बंद क्षेत्रफल के लिए ही या परिबद्ध क्षेत्र के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। अब अगर परिबद्ध क्षेत्र नहीं है तो हमेशा फ्लक्स हम इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे, E इंटू डी ए करके। और अगर परिबद्ध क्षेत्र है ना, तो हम गाउस का नियम यूज करेंगे। क्या कहता है गाउस का नियम, देखिए इस नियम के अनुसार किसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में परिबद्ध आवेशों के बीजगणितीय योग के 1/ε0 गुणा होता है, अर्थात कितना होता है, फाइव टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार किसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स जो है, किसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स मतलब जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखा है उस पृष्ठ से निकल रही है, वो किसके बराबर होगी, कि उसमें जितने भी आवेश उपस्थित है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर भी, मतलब बाहर निकलने वाला फ्लक्स भी हो सकता है, अंदर की तरफ अगर उसमें से जा रही है, जैसे उससे बाहर निकल रहा है तब भी उसके सरफेस में से कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, और अंदर की तरफ आ रही है तब भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है। तो उसके अंदर जितने भी आवेश उपस्थित है उसके अंदर परिबद्ध है, परिबद्ध मतलब एनक्लोज्ड है, उसके अंदर बंद है, ठीक है ना, उस सरफेस के अंदर। तो उससे जितना भी, अब जो भी टोटल चार्ज होगा उसका, अब कुछ तो अंदर लेंगे कुछ बाहर लेंगे, तो नेट जो फ्लक्स होगा मतलब परिणामी विद्युत फ्लक्स जो है वो किसके बराबर होगा, उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग। क्यों ले रहे बीजगणितीय योग, क्योंकि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो कुल आवेश एडिटिविटी ऑफ चार्ज मैंने योज्यता बताई थी आवेशों की, उसके अकॉर्डिंग तो वो उसके एप्सिलॉन 0 गुणा 1/ε0 गुणा होता है, वही बताया। देखिए इस नियम के अनुसार किसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, ये पृष्ठ के अंदर आवेश है, बाहर कोई नहीं है, बाहर से कोई अंदर नहीं दे रहा है विद्युत क्षेत्र रेखा है, अंदर उसके अंदर ही जितने आवेश है उसके कारण जितना भी फ्लक्स निकल रहा है, तो वो क्या होगा, उन आवेशों के बीजगणितीय योग के 1/ε0 गुणा होता है, मतलब फाइव टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। और क्या कहता है गॉस लॉ, according to this law the flux exerted through a surface, the flux exerted through a surface is equal to 1/ε0 times, equal to 1/ε0 times the algebraic sum of all the charges enclosed by the surface। मतलब उसमें से जितना भी फ्लक्स एक्सर्ट हो रहा है
वो किसके बराबर होगा, 1/ε0 टाइम्स होगा किसके, इसमें जितने भी चार्जेस एनक्लोज्ड हैं उनके एल्जेब्रिक सम के 1/ε0 टाइम्स होगा। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये इसका कथन है, यही गॉस लॉ है, इसी का उपयोग करेंगे हम आगे और इसी के अनुप्रयोग लेंगे, इसी बस फॉर्मूले का यूज करके इसका अनुप्रयोग, इनके इसके अनुप्रयोग लेंगे हम। ठीक है ना, तो मेन जो इंपॉर्टेंट है एक तो यही है कथन इसका, जो तो है ही है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट इसमें से क्या क्वेश्चंस जो बनेंगे वो उसकी एप्लीकेशंस के बेसिस पर बनेंगे, उसके अनुप्रयोग के बेसिस आधार पर बनेंगे। ठीक है ना, तो देखिए क्या कहता है गॉस लॉ, जो अभी मैंने बताया था आपको, गॉस लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर एनक्लोज्ड सरफेसेस। गॉस लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा, एनक्लोज सरफेसेस के लिए। इसीलिए जब भी हम टोटल फ्लक्स लेंगे ना तो यहां पे ये वाला गोला लगाएंगे, इसका मतलब है वो एनक्लोज्ड सरफेस है, बाहर चार्ज नहीं है, अंदर ही उसके चार्ज जो प्रेजेंट है उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स जो है मिल रहा है। ठीक है ना, तो समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। तो गॉस लॉ आपको ध्यान रखना है, गॉस लॉ कब लगेगा, अगर फ्लक्स के लिए कोई क्वेश्चन आता है और पूछते हैं कि इसमें से कितना फ्लक्स निर्गत होगा या कितना निकलेगा, तो उसके लिए आपको पहले यही चीज देखनी है उस क्वेश्चन में कि वो एनक्लोज चार्ज तो नहीं है, मतलब कोई एनक्लोज सरफेस के लिए तो नहीं बोल रहा है ना, नहीं तो अदरवाइज इस वाले फॉर्मूले से ही निकालेंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, ई डॉट डी ए से ही निकालेंगे जो जनरली उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर एनक्लोज्ड है तो देखिए ई डी ए का करना नहीं पड़ेगा, जितने आवेश है उसका एप्सिलॉन 0 से भाग देना है, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है ना, तो देखिए गाउस का नियम जो है केवल परिबद्ध क्षेत्र के लिए ही मान्य होता है। ठीक है ना, अगर किसी परिबद्ध क्षेत्र में आवेश उपस्थित है तो उससे जितना भी फ्लक्स या जितना भी फ्लक्स एक्सर्ट हो रहा है, जितने भी फ्लक्स उसमें निकल रहा है वो इसके बराबर होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो देखो इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है कि गॉस लॉ जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, वो सिर्फ एनक्लोज सरफेसेस के लिए ही एप्लीकेबल है, मतलब किसके लिए मान्य है, ये सिर्फ परिबद्ध क्षेत्रों के लिए ही मान्य है। ठीक है ना, तो ये आपके वही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट कह सकते हैं आप, जिस पर क्वेश्चन बन सकता है इस गॉस लॉ में। या फिर ऐसे भी बन सकता है गॉस लॉ का कथन क्या है, कथन क्या है मतलब गॉस लॉ के लिए कौन सा सूत्र सही है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 या फिर कुछ दूसरे 2-3 और भी आपको दे दिए जाए, है ना, तो ये चीज आपको देखनी है। तो इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, तो ये था अपनी गॉस लॉ। अब हम क्या कर रहे हैं, सतत आवेश वितरण ले रहे हैं। अब सी सतत आवेश वितरण की क्या जरूरत पड़ी अगर गॉस लॉ ले रहे तो, क्योंकि गॉस लॉ के लिए हमने क्या लिया है कि परिबद्ध आवेश होना, परिबद्ध आवेश भी होना चाहिए और परिबद्ध सरफेस होनी चाहिए जिसमें आवेश परिबद्ध हो, उसके अंदर एनक्लोज्ड हो मतलब चार्ज। तो अब जो सरफेस हम ले रहे हैं, जो पृष्ठ ले रहे हैं, वो पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है कैसा भी हो सकता है, उसका सरफेस है ना, उसका शेप कैसा भी हो सकता है, स्फेयर की फॉर्म में हो सकता है, एक लीनियर चार्ज की फॉर्म में हो सकता है, मतलब आवेश तो कैसा भी हो सकता है ना, क्योंकि इसको भी हम आवेशित कर सकते हैं, इसका शेप अलग है, इसको भी आवेशित कर सकते हैं, इसका शेप अलग है, और इसको भी आवेशित कर सकते हैं, इसका भी शेप अलग है ना, जो ये मेरा माइक लगा हुआ है इधर, इसका भी शेप अलग है। तो सबका शेप जो है अलग अलग होता है, लेकिन सब चार्ज हो सकते हैं। तो अगर ये वाले अगर आवेशित वस्तु अलग अलग हम ले रहे हैं तो उनके कारण भी फ्लक्स तो मिलेगा ही, है ना, तो कितना मिलेगा। अब ये आवेश इन पर जा रहा है तो कैसा जा रहा है, वही चीज हम ले रहे हैं कि भाई अलग अलग वस्तुएं आवेशित कर रहे हैं, लेकिन उन पर आवेश कैसा जा रहा है ना। अब कहां पे रह रहा है, उसके लंबाई के अनुदिश रह रहा है, उसके पृष्ठ के अनुदिश रह रहा है, या उसके पूरे क्या बोलते हैं पूरी तीनों विमाओं के आधार पर, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों पर आवेश जो है पूरी तरह से उसमें भरे हुए हैं, है ना, या उसके ऊपर है सतह के ऊपर। ठीक है ना, तो इस हिसाब से तो उसको हम बोलते हैं सतत आवेश वितरण या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। भाई आवेशित हमने किया था ना, आवेशन के तरीके भी लिए थे हमने कि इसको हम ऐसे ऐसे आवेशित कर सकते हैं किसी भी वस्तु को, तो कैसे कैसे आवेशित कर सकते हैं, अलग अलग हमने लिए थे तरीके। तो जब आवेश आएगा तो जिस भी वस्तु पर हम आवेश दे रहे हैं उसका सरफेस कैसा है, तो उसके अनुसार उस पर आवेश भी उसी प्रकार का मिलेगा। तो आवेशों के वितरण भी 3 प्रकार के होते हैं। चलिए, तो पहले हम आवेशों का वितरण क्या होता है, सतत कंटिन्यूअस मतलब यूनिफॉर्मली, मैंने बताया था ना, जब
आवेशन के तरीके लिए थे हमने, विधियां ली थी, है ना, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो उसमें हमने लास्ट वाले लिया था विदाउट फिजिकल टच, प्रेरण वाला, जिसको हम कंडक्शन सॉरी इंडक्शन बोलते थे, ठीक है ना, इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन करके। तो उसमें हमने क्या किया था, जब उसमें दोनों प्रकार के आवेश है तो एक को ग्राउंड किया था, फिर उसमें एक ही प्रकार के बच रहे, तो मैंने बताया था ना, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब रिपल्सन फोर्स के कारण ऑटोमेटिक एडजस्ट करते हैं। तो वही इसमें भी यूनिफॉर्मली होता है ऑब्जेक्ट्स में, अगर ठीक है ना, एक ही टाइप का अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो, है ना, तो उसमें भी चार्जेस कैसे होती है, हमेशा यूनिफॉर्मली। अगर एक समान रूप से वितरित होते हैं तो वो तीन प्रकार से वितरित हो सकते हैं इनमें, ठीक है ना, वो तीन प्रकार के होते हैं। अब देखिए कैसे, मान लीजिए सतत आवेश वितरण क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर एक समान रूप से आवेशों का वितरण उस वस्तु की विमाओं के आधार पर होता है तो उसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। मतलब जब किसी वस्तु पर एक समान रूप से आवेशों का वितरण हो रहा है, लेकिन कैसे, उसकी विमाओं के आधार पर, है ना। अब विमाएं क्या होती है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो उन्हें हम विमाएं कहते हैं। तो जब किसी वस्तु पर एक समान रूप से अगर आवेशों का वितरण उस वस्तु की विमाओं के आधार पर होता है तो उसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि whenever charge is distributed uniformly on any object through its dimensions, then this process is called continuous charge distribution। मतलब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, whenever charges distributed uniformly, एक समान रूप से, uniformly, ठीक है ना, on any object through its dimensions, then this process is called कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, देखो, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सतत आवेश वितरण के प्रकार ले रहे हैं, तीन टाइप के। कौन कौन से, पहला तो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। दूसरा जो है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और तीसरा जो है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या आयतन आवेश वितरण कहते हैं। मतलब आवेशों का वितरण भी तीन प्रकार का हो सकता है। अगर एक समान रूप से वितरित हो रहे उसकी विमाओं के आधार पर, तो विमाएं कितनी होती है, तीन विमाएं होती है ना, किसी भी वस्तु की, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, ठीक है ना। जैसे 1D 2D और 3D होते हैं, है ना। तो 1D मतलब एक ही लाइन में या तो लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई एक विमा में। तो अगर आवेशों का वितरण किसी एक विमान में होता है तो उसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, मतलब रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। वही अगर एक की जगह पे अगर दो विमाओं में होता है, मतलब यहाँ लंबाई और चौड़ाई या लंबाई या ऊंचाई या चौड़ाई में अगर होता है, तो देखो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, पृष्ठ मिलता है हमको, कोई ना कोई एक पृष्ठ मिलेगा किसी भी वस्तु का, ठीक है ना, या एरिया कह सकते हैं आप, क्षेत्रफल। तो अगर किसी की लंबाई और ऊंचाई या लंबाई और चौड़ाई के अनुसार अगर आवेशों का वितरण होता है तो उसको हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और अगर तीनों ही विमाओं के आधार पर अगर आवेशों का वितरण हो रहा है, या तीनों विमाओं पर आवेशों का वितरण अगर होता है तो उसको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के आवेशों के वितरण होते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए अभी देखिए हम क्या ले रहे हैं, इन तीनों प्रकार को ही देखते हैं अच्छे से। क्या होता है, देखिए रेखीय आवेश वितरण क्या होता है कि यदि किसी चालक की लंबाई के अनुदिश आवेशों का वितरण होता है, यदि किसी चालक की लंबाई के अनुदिश, है ना। अब लंबाई मतलब कोई मान लो कोई वायर है ना, ये भी, इसकी भी लंबाई एल है, तो इसकी लंबाई के अनुदिश मतलब एक पतला सा वायर लिया हमने, और पतले से वायर पर अगर हम आवेश अगर उसको दे रहे हैं वायर पर, तो वो आवेश कहाँ रहेगा, उसकी लंबाई के ऊपर ही रहेगा, उसके सरफेस मतलब उसके सतह पर रहेगा। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वितरित कैसे होगा, उसकी लंबाई पर। अब इन दोनों टिप पर भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन वो टिप वाला भी, अब पतला सा अगर वायर ले रहे हो तो टिप भी कहां पर होगा, हम यही मानेंगे कि वो उसकी लंबाई में ही इंक्लूड है। तो उसके लंबाई के अनुदिश ही आवेश उसमें क्या होगा, वितरित हो सकता है, क्योंकि उसका एरिया नहीं है ना, उसका वॉल्यूम है ज्यादा, है ना। बहुत पतला सा अगर वायर ले तो सिर्फ उसकी लंबाई के अनुदिश ही क्या हो सकता है, उसके आवेशों का वितरण हो सकता है। तो ऐसे आवेश को हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज बोलेंगे, मतलब रेखीय आवेश बोलेंगे। और ऐसे वितरण को हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो देखिए क्या है, यदि किसी चालक की लंबाई के अनुदिश आवेशों का अगर वितरण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सतत आवेश, रेखीय आवेश वितरण, या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
इफ द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ एनी कंडक्टर, कि अगर चार्ज जो है किसी भी कंडक्टर की लेंथ के अलोंग अगर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से, ठीक है ना। तो अगर किसी कंडक्टर की लेंथ पर अगर चार्जेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और ऐसे चार्ज ऑब्जेक्ट को लीनियर चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज। जैसे कि यहां पे मान लीजिए कि एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? एल है, तो इस पर पूरी लेंथ के अकॉर्डिंग ही क्या हो सकता है? सिर्फ चार्ज आ सकता है, ठीक है ना। इस पूरी लेंथ पर, उसकी पूरी लेंथ पर ही आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, उसके सरफेस पर नहीं हो सकता। तो इस टाइप के चार्ज को हम लीनियर चार्ज बोलेंगे, और ऐसे चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब दूसरा जो प्रकार है कौन सा, अभी मैंने बताया था पीछे ही कि अगर उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों के अकॉर्डिंग हो रहा है ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों के अकॉर्डिंग अगर होता है तो उसको हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे कि यहां पे दिख रहा है एक क्या बोलते हैं, बॉल ले लो, और बॉल के सरफेस पर पूरे बाहर बाहर आवेशों का वितरण हुआ है, तो ऐसे आवेश वितरण को हम क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। यहां हमने कोई शीट ले ली, एक कोई शीट ले ली, तो उसकी शीट पर क्या होगा? इधर और इधर दोनों साइड, तो शीट के ये जैसे शीट है तो इधर साइड भी आवेश चार्ज आ सकता है और अदर साइड इधर भी चार्जेस आ सकते हैं। बहुत पतली शीट ली हमने, तो उसके पतले वाले जो नोक जो होंगे, पूरे जो एजेस होंगे, वहां पर कोई चार्ज नहीं रहेगा उसका, रहेगा भी तो भी हम यही कंसीडर करेंगे क्योंकि बहुत पतला सा पतली सी अगर शीट ले तो मैक्सिमम वो उसकी दोनों सरफेस पर ही चार्जेस रहेंगे। तो यदि आवेशों का वितरण चालक के पृष्ठ के अनुरूप अगर होता है, कैसे होता है? यदि आवेशों का वितरण जो है चालक के पृष्ठ के अनुरूप होता है तो उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम पृष्ठीय आवेश कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। और ऐसे आवेश को हम पृष्ठीय आवेश कहते हैं, ऐसी वस्तु को जो आवेशित है। तो ऐसे आवेश को हम क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश। तो इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए इंग्लिश में अगर देखें तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, सरफेस, है ना। सरफेस एरिया, मतलब एरिया इंक्लूड हो गया इसमें। तो इफ द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर, के अगर आवेश जो है या चार्जेस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस के अलोंग अगर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और ऐसे चार्ज ऑब्जेक्ट को हम सरफेस चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा जो पार्ट है, देखो 1D हो गया लेंथ के अकॉर्डिंग, 2D ले लिया हमने, लेंथ ब्रेथ या जो भी है हाइट, दोनों में से, तीनों में से कोई दो के अकॉर्डिंग अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो ले रहे हैं उसके पूरे आयतन में अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो रहा है, एक जैसे हो रहा है, एक समान रूप से हो रहा है, तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि यदि किसी चालक के आयतन के अनुरूप आवेशों का वितरण होता है, मतलब यदि किसी चालक के, ये जैसे हमने कोई चालक ऑब्जेक्ट ले लिया, अब यहां पे इसको लंबाई के, चौड़ाई के और ऊंचाई पे, हर जगह जितने भी इसके सरफेस हैं, ठीक है ना। ये हमने क्यूब लिया है, और क्यूब के कितने सरफेस होते हैं, कितनी सतह होती है? 6। तो 6 सतह पर अगर आवेशों का वितरण हो रहा है, इसमें दिख रहा है हमको, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको हम, या वितरण जो होता है आवेशों का, इसको हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। चलिए देखिए क्या है, इफ द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द वॉल्यूम ऑफ एनी कंडक्टर, अगर चार्जेस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के अलोंग अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, मतलब उसके हर एक सरफेस पे जितने भी हैं, मतलब पूरे ऑल ओवर द सरफेस उसके वॉल्यूम, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों के अलोंग अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए ये हमने चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन लिया। अभी क्यों लिया? क्योंकि ये जब हम गाउस की एप्लीकेशन लेंगे, पीछे लेंगे हम अभी, तो गाउस के नियम की जो एप्लीकेशन से जो इसके अनुप्रयोग है कि वो गाउस का नियम के उपयोग से हम कैसे विद्युत क्षेत्र
की तीव्रता निकाल सकते हैं अलग अलग वस्तुएं जैसे हमने ली। जैसे अगर लीनियर चार्ज से लिया तो उससे कितना विद्युत क्षेत्र मिलेगा, तो गाउस का नियम हम कैसे एप्लीकेबल करेंगे। एक अगर शीट ले ली चार्ज तो उससे कितना विद्युत फ्लक्स या विद्युत क्षेत्र मिलेगा, तो वहां पे हम इनका उपयोग हमको करना पड़ेगा, वहां पे यूज आएगा इनका, इसीलिए मैंने ये चीजें ले रहे हैं हम, ठीक है ना। तो आयतन आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और रेखीय आवेश वितरण क्या होता है आपको पता चल गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब एक वायर लिया जिसकी लंबाई के अनुदिश हमने आवेशों को वितरित किया, इसकी कुल लंबाई में जितने भी आवेश आए, मान ले 10 आ गए, उसकी कुल लंबाई जो है 5 मीटर है, उसको आवेश कितने हैं 10 है, जो कि यूनिफॉर्मली एक अपने हिसाब से गैप रख के डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे इसमें, है ना। लंबाई कितनी है इसकी 5 मीटर, उसका आवेश कितने हैं 10। तो अगर इकाई लंबाई उसकी ले 5 मीटर है, इकाई लंबाई मतलब 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितने चार्जेस होंगे 2, तो वो उसका घनत्व हो गया। तो ये चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं, मतलब आवेश घनत्व ले रहे हैं कि इसकी लंबाई के अनुदिश कितना है, इसके पृष्ठ के अनुदिश कितना है और इसके वॉल्यूम के अनुदिश कितने, मतलब इकाई वॉल्यूम में, इकाई इसके पृष्ठ में और इकाई लंबाई पर जितना जितना आवेश उपस्थित है वो ही उसकी डेंसिटी होगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये 5 मीटर में उसमें 10 आवेश है तो उसकी डेंसिटी, इसको बोले कितना ही ब्रेक करो उसकी डेंसिटी पे कोई चेंज नहीं होगा, उसके आवेश घनत्व में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि घनत्व जो है वो हमेशा क्या होता है कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, ठीक है ना। अब यहां पे हम कौन सा घनत्व ले रहे हैं, आवेश घनत्व ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी हमको क्या मिलेगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है द नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, उसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। तो देखो लैम्बडा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा Q/L, मतलब उसकी यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है। तो देखो इसका यूनिट क्या मिल जाएगी हमको, ऐसा यूनिट कूलम पर मीटर। तो कोई भी अगर लीनियर ऑब्जेक्ट है, लीनियर चार्ज है, मतलब रेखीय आवेश अगर है, तो उसकी इकाई लंबाई पर जितने भी नंबर ऑफ आवेश या जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होती है रेखीय आवेश घनत्व, इसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। क्या होता है कि किसी भी वस्तु के इकाई लंबाई में जितने भी आवेश उपस्थित होते हैं, मतलब इकाई लंबाई में उपस्थित आवेशों की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं, आवेश घनत्व। कौन सा, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। तो लैम्बडा देखिए रेखीय आवेश घनत्व कितना मिल रहा है कि इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। वही अगर दूसरा ले, क्योंकि पीछे जो लिया है उसी के अकॉर्डिंग, अब दूसरा क्या मिलेगा हमको, सरफेस चार्ज डेंसिटी के द नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब उसके यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है, मतलब उसके इकाई पृष्ठ में उपस्थित आवेशों की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व या सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा इस हमको कितना मिल जाएगा, देखो Q/A। अब देखिए Q/L था तो कूलम पर मीटर, एरिया क्या होता है लंबाई का स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी हो गई यूनिट, है ना। अब इन दोनों में अगर हम रिलेशन निकाले तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए लैम्बडा इज इक्वल टू Q/L है ये, है ना। अब यहां पे देखिए चलो Q/L इसको तो ऊपर लिखा हुआ ही है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा को, सिग्मा इज इक्वल टू देखिए Q/L स्क्वायर लिख सकते हैं ना, मतलब L इंटू L, भाई एरिया होता है ना L इंटू L। तो देखिए क्या मिल जाएगा Q/L की जगह पे, तो सिग्मा इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, लैम्बडा। अब देखिए L/L मिल रहा है ना, Q/L की जगह पे लैम्बडा और लैम्बडा बाय L, तो सिग्मा और इसमें देखिए रिलेशन क्या मिल गया, सिग्मा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन L, या लैम्बडा इज इक्वल टू Q इंटू L, लैम्बडा इज इक्वल टू सिग्मा इंटू L। अब यहाँ पे अगर देखो सिग्मा को L से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी L से, तो एक L से L कट जाएगा, Q बाय लैम्बडा मिल जाएगा ना, मतलब सिग्मा L इज इक्वल टू लैम्बडा मिल जाएगा। तो ये इन दोनों में रिलेशन मिल गया। तो यहां से देखिए एक चीज और नहीं मिल गई हमको कि भाई रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व में क्या संबंध है। तो रेखीय आवेश घनत्व जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व से कितना, उसकी लंबाई क्या अगर भाग दे उससे रेखीय आवेश घनत्व में, तो वो उसके पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर मिलता है, ठीक है ना। या फिर किसी भी वस्तु का रेखीय आवेश घनत्व जो है उसके पृष्ठीय आवेश घनत्व को अगर उसकी लंबाई से गुणा करे या उन दोनों का प्रोडक्ट करे तो हमको क्या मिलेगा, रेखीय आवेश के बराबर, रेखीय आवेश घनत्व के बराबर मिलेगा,
ठीक है ना। देखिए अब तीसरा क्या है अपने, वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया था हमने। अगर किसी के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग या किसी के आयतन के अनुसार अगर आवेशों का वितरण होता है तो उसे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो देखिए क्या चीज मिलेगी यहां से, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, द नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है। वॉल्यूम बड़े कितना ही है लेकिन इसके यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब में कितने चार्जेस प्रेजेंट होंगे, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको रो से डिनोट करते हैं जिससे हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो इकाई आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम किससे, रो से डिनोट करते हैं। तो रो इक्वल टू कितना मिल रहा है, देखिए क्यू बाय वी मिल रहा है, कूलॉम पर मीटर क्यूब। तो वही है कि पर मीटर क्यूब में कितने आवेश उपस्थित हैं, वो उसकी आवेश घनत्व कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए अभी हम लेते हैं, देखिए गाउस के अनुप्रयोग। किसकी तरफ चल रहे हैं हम, गाउस के अनुप्रयोग की तरफ। तो देखिए क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अभी हमने गॉस लॉ पढ़ा है, फाइव क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब देखिए तीन प्रकार के हमने आवेश लिए, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। ठीक है ना। अब हम क्या ले रहे हैं, गाउस के नियम के अनुप्रयोग करेंगे। जो भी ये घनत्व हमने लिया अब यहाँ पे काम आएंगे इसके अनुप्रयोग में। देखिए क्या क्या है कि एक अनंत आवेशित रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम ले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लीनियर ऑब्जेक्ट या लीनियर चार्ज अगर ले, ठीक है ना, कि एक एल लंबाई का कोई चार्ज है। अब यहां पे आपको दिख रहा है ये एक एल लंबाई का वायर है, तार है ना। उसमें हमने क्या किया है, देखिए यहां पे बता देता हूं, उसी चीज को आपको बता देता हूं। यहां पे हमने एक लीनियर चार्ज लिया है जिसकी लंबाई के अनुदिश आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है। तो अब ये लंबाई पर है, इसकी लंबाई पर है, ठीक है ना। तो आवेश क्या करेंगे, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं छोड़ेंगे। जो भी आवेश है उसका काम ये होता है चारों तरफ क्या करता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये भी छोड़ेगा चारों तरफ, जितने भी आवेश है सभी चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं छोड़ेंगे। तो विद्युत क्षेत्र सिर्फ इसके इधर इधर इसके चारों तरफ ऐसे मिलेगा, क्या ऊपर और नीचे मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे ही मिलेगा क्योंकि इसकी लंबाई के अनुदिश ही है सारे चार्जेस। तो अब देखो ये तो कोई लीनियर चार्ज ले रहे हैं, लेकिन गाउस का नियम अगर हमको अनुप्रयोग में लेना है तो इस लीनियर चार्ज को हमको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा किसी सरफेस में, किसी पृष्ठ में, है ना, एनक्लोज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस जो है कंसीडर करते हैं, गॉसियन सतह हम मानते हैं। ठीक है ना, ताकि ये एनक्लोज हो जाए तो गाउस का नियम हम उपयोग कर सके। मैंने बताया था आपको ये सिर्फ एनक्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है, तो इसीलिए हम एनक्लोज कर रहे हैं ताकि गाउस के नियम से इसका विद्युत क्षेत्र निकाल सके। क्योंकि अदरवाइज इसके लिए सरफेस वो कंसीडर करना जरूरी होता है, अदरवाइज हम अनुप्रयोग इस गाउस के नियम से नहीं निकाल सकते। और एक चीज है कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग से ही इन वस्तुओं का हम क्या कर सकते हैं, इजीली, मतलब इजी तरीके से विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मिलता है। तो अनुप्रयोग गाउस का नियम का एक फायदा भी है, यही फायदा है। ठीक है ना। चलिए तो क्या कर रहे हैं, हमने एक वायर लिया, तो इसके लिए अगर देखे तो विद्युत क्षेत्र इधर और इधर ही होगा, है ना। इसके चारों तरफ इधर इधर और इधर, 3D में नहीं बता सकता मैं, आप समझ गए होंगे कि इधर की तरफ सब जगह विद्युत क्षेत्र रेखाएं मिलेगी हमको। अब देखिए जो वायर जो हम ले रहे हैं उसको किस सरफेस से हम एनक्लोज कर सकते हैं, उसको पूरा का पूरा। वायर है तो उसके लिए एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ही हो सकता है, जैसे ये बोतल है, इसके अंदर ये पूरा जा सकता है, तो इस पर एक सरफेस मिल गया जिसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, है ना। वैसे तो दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन इसके सबसे सूटेबल अगर कौन सा है देखे तो वो सिलेंडर ही है। एक सिलेंडर जो है ना, बेलन जिसको बोलते हैं। तो बेलनाकार अगर कोई सरफेस हम ले, क्यों, क्योंकि देखिए अगर देखे तो यहाँ पे भी हमको क्या मिलेगा, इस पूरे क्षेत्र में कुछ ना कुछ, ये देखो बेलन की तरह ही, तो चारों तरफ की जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखा है सारे की सारी उसमें से ही निकलेगी। कोई भी ऐसा नहीं कि वो विद्युत क्षेत्र रेखा इसमें से नहीं जा रही है। तो अगर आयतन उसका अगर हम बेलन उसके लिए कंसीडर करते हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से पास होगी, मतलब अधिकतम विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, ताकि फ्लक्स भी अधिकतम मिल सके उसमें से, कि भाई टोटल उसके लिए फ्लक्स कितना है। तो हमने यही एल लंबाई का एक तार लिया है जिसके कैसा है, वो एक समान रूप से आवेशित है इन्फिनिटेसिमल चार्ज
लीनियर ऑब्जेक्ट है। तो देखिए इसके लिए आप देखें तो बेलन में देखो 3 हमको सरफेस देखने को मिलते हैं। ये भी एक बेलन है, इसका सरफेस चलो पूरा एकदम से यूनिफॉर्मली या सिलेंड्रिकल नहीं है, लेकिन है सिलेंड्रिकल ही है ये भी। तो इसके लिए देखो एक तो नीचे वाला सरफेस मिल रहा है, ये एक ऊपर वाला सरफेस, और एक जो पूरा ये बोतल का सरफेस है हमको ये घुमावदार, तो इसको हम बोलते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये दोनों अलग है। तो ये हो गया इसका पृष्ठ वाला क्षेत्रफल, और ये दोनों इसके एंड वाले क्षेत्रफल हो गए, है ना, एरिया हो गए। तो बेलन में भी यही चीज है, देखो कितने सरफेस मिल रहे हैं हमको 3। एक हमने लिया S2, ये वाला नीचे वाला, ऊपर वाला ले लिया हमने S1, और ये बीच वाला जो कर्व्ड है पूरा उसको हमने S3 माना है। कितना माना है? S3। अब इन तीनों में छोटा छोटा एरिया हम कंसिडर करें, DS1 DS2, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये जो सर्कल किए मैंने, और ये DS3। अगर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र इधर और इधर होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा है तो इधर ही फैलेगी चारों तरफ, इधर 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 और उधर की तरफ। क्या उस ऊपर वाले में से कुछ जाएगी विद्युत क्षेत्र रेखा? क्योंकि आवेश इधर पड़ा है, ऐसे ऐसे है तो ऐसे ही भेजेगी, ऐसे मुड़ के ऊपर की तरफ तो जाएगी नहीं। विद्युत क्षेत्र रेखा है ये हमेशा कैसे जाती है, अगर कहीं पे चार्ज है तो वो सीधी ही निकलेगी, ठीक है ना। हाँ कर्व्ड होती है थोड़ी, लेकिन इतनी भी नहीं कि परपेंडिकुलर हो जाए सीधी, ठीक है ना, वो नहीं होती। तो अगर ऐसा हो जाए तब तो फिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्रॉस करेगी, और क्रॉस करती नहीं है, मैंने बताया था आपको। अगर जहां पे भी क्रॉस करेंगे वहां विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा, है ना। तो आवेश होते हुए भी आसपास कोई बल वगैरह नहीं लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, और विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं भी पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। तो ये विद्युत क्षेत्र इसके चारों तरफ ऐसे इधर और उधर मिलेगा हमको। तो अगर देखें तो इसमें से भी कुछ फ्लक्स मिल सकता है, इसमें से भी मिल सकता है, और इसमें से भी मिल सकता है, जनरली अगर देखें तो, है ना। तो टोटल फ्लक्स जो है वो पूरे इस आयतन, पूरे इस बेलन में से कितना मिलेगा, कि भाई हमने ले लिया EDS1 जो किसकी परिभाषा है, किसकी, फ्लक्स की, है ना। तो क्या लिया था हमने E.dA, यहाँ DS ले रहे हैं, तो DS1 में से जितना भी जाएगा इसके क्लोज सरफेस में से, S1 में से, S2 में से जो जाएगा EDS2, S3 में से जो जाएगा वो EDS3। अब ये गोला जो बनाया ना, इसका मतलब है एनक्लोज्ड है सरफेस, ठीक है ना। पूरा ये चार्ज जो है, मतलब आवेश इन तीनों सरफेसेस में एनक्लोज्ड है कि नहीं है, वही चीज। तो देखिए अब यहाँ पे हमको पता है जब भी हम डॉट प्रोडक्ट हटाते तो क्या लगता है, cos थीटा। अब देखिए S1 और E में अगर देखें तो S1 ऊपर की तरफ है और E इधर की तरफ, इन दोनों में कितना है 90 डिग्री। तो cos कितना आ गया, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री। वही अगर S2 भी देखे तो यहाँ पे भी कितना है, वही 90 डिग्री है। तो इधर भी कितना मिल गया, देखिए 90 डिग्री। S3 और इसको अगर देखे, देखो S3 भी इधर है और E की भी डायरेक्शन उधर है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में, है ना। तो इनके बीच एंगल कितना मिलेगा, 0 डिग्री मिलेगा। तो इधर हमने 0 ले लिया। अब हमको पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, तो ये दोनों तो हो गए 0। अब जो भी फ्लक्स इसमें से निकलेगा इस वायर के कारण, जो हमने आवेशित अनंत आवेशित रेखीय आवेश जो लिया है ना, जो भी वायर लिया है, तो उसके कारण जो भी हमको फ्लक्स मिलेगा वो किसमें से मिलेगा, इस S3 वाले में एरिया में से। तो देखिए S3 वाले एरिया में से कितना मिलेगा, क्लोज S3 EDS3 cos 0 डिग्री, कितना मिलेगा cos 0। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो टोटल हमको फ्लक्स जो मिलेगा वो E क्लोज सरफेस इंटीग्रल S3 DS3 मिलेगा। अब देखिए ये DS3 जो हमने छोटा सा एक माना था कर्व्ड सरफेस एरिया, ये बेलन है, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में से छोटा सा एक हमने कंसीडर किया था, लेकिन पूरा तो यही है, पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया, ऊपर वाला और नीचे वाला तो छोड़ दिया हमने, इस पे और इस पे से तो कोई मिल नहीं रहा है फ्लक्स, जो भी मिलेगा इस कर्व्ड सरफेस एरिया में से मिलेगा, है ना। तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा इस बेलन का, वो कितना होता है 2πRL। देखिए क्योंकि पूरी अगर परिधि देखे तो 2πR, और परिधि 2πR अगर छोटे छोटे इसके टुकड़े करें, अगर इसके छोटे छोटे टुकड़े करें तो 2πR सबसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो कितने मिलेगी 2πR, कितना है L लेंथ तक वो 2πR फैला हुआ है ना। तो कितना हो गया 2πRL हो गया, कितना हो गया 2πRL। तो देखिए E इंटू 2πR फ्लक्स मिल रहा है हमको। अब गॉस के नियम के अनुसार फ्लक्स कितना होता है Q/ε0, कितना होता है Q/ε0। तो देखिए अब यहाँ पे 2πRL को मैंने क्या कर दिया, फाई के नीचे भेज दिया, तो E इक्वल टू कितना मिल गया 5/2πRL, कितना मिल गया 5/2πRL। तो देखिए अब यहाँ पे 2πRL E हो गया। अब फाई की जगह पे हमने रख दिया कितना Q/ε0, 2πRL नीचे है ही है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है Q/ε0 2πRL। अब मैं यहाँ से क्या कर दिया 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा क्यों किया है, ताकि नीचे बन जाए 4πε0, है ना। तो इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़े हमको, क्या है सीधा K मिल जाएगा
क्योंकि k की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 जो कि बताई थी मैंने कूलॉम का नियम जब बताया था मैंने आपको तब। ठीक है ना। तो देखिए 2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो हो गया 2 क्यूब, नीचे हो गया देखो 2 × 2 4πε0 4 पाई और एप्सिलॉन 0 और आर और एल पीछे है ही है। अब देखिए क्यू बाई एल क्या होता है लैम्बडा होता है। अभी बताया था मैंने पीछे आपको इकाई लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या को हम क्या बोलते हैं लैम्बडा बोलते हैं। तो देखिए क्यू बाई एल कितना हो गया लैम्बडा। तो देखिए 2 के ये हो गया देखो 1/4πε0 हो गया के लैम्बडा ये हो गया और नीचे आर और ये हो गया आर कैप। अगर वेक्टर में लेंगे तो हम तो वैसे कितना मिलेगा विद्युत क्षेत्र देखिए इस रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा हमको 2k लैम्बडा अपॉन आर और साथ में आर कैप मिलेगा। ठीक है ना। तो ये देखिए गाउस के अनुप्रयोग। अब हमने एक रेखीय आवेश के अगर कारण अगर हमको निकालना है तो हमको गाउस के नियम का अनुप्रयोग करके ऐसे निकाल सकते हैं। कितना मिल गया देखिए 2k लैम्बडा अपॉन आर। अब इस पर कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं देखिए कि विद्युत क्षेत्र जो है किसी रेखीय आवेश के कारण ठीक है ना जो भी होता है तो वो किस पे निर्भर करता है एक तो लैम्बडा पर निर्भर करता है। मतलब अगर उसकी आवेश घनत्व बढ़ा है मतलब आवेश भी बढ़ेगा सीधी सी बात है घनत्व बढ़ेगा। इकाई लंबाई में 2 थे अब और बढ़ा दो 2 मतलब इकाई लंबाई में 4 हो गए विद्युत क्षेत्र भी तो बढ़ेगा है ना। तो वही चीज है। तो विद्युत क्षेत्र आवेश ज्यादा तो विद्युत क्षेत्र भी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी ज्यादा निकलेगी है ना। तो एक तो किस पे निर्भर कर रहा है उसकी रेखीय आवेश घनत्व पे सरफेस चार्ज डेंसिटी पे और दूसरी जो है वो ई आर के क्या है मतलब क्या ले रहे हैं आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी आर क्या है इसकी रेडियस है किसकी बेलन की त्रिज्या है। अब जितना बड़ा बेलन लोगे मतलब अगर जितना बड़ा बेलन लोगे बड़ा बेलन लेना इन द सेंस क्या कर रहे हो तुम आवेश से तो दूर ही जा रहे हो ना। अब जितना आवेश से दूर जाओगे तो विद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा कम मिलेगा। ठीक है ना। तो वही चीज है कि जितना अगर रेडियस बढ़ाओगे उस गौशीय सरफेस की गौशीय पृष्ठ की त्रिज्या अगर बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र कम मिलेगा। ठीक है ना। क्योंकि जितना आवेश से दूरी बढ़ाएंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या मिलेगा हमको कम मिलेगा। ठीक है ना। तो ये चीज है। ठीक है ना। अब एक चीज और कि विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो आर कैप क्या बता रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा और वो किसकी तरफ होगी उसके कर्व सरफेस एरिया की तरफ होगी पृष्ठीय क्षेत्रफल की तरफ होगी। उसके जो ऊपर और नीचे वाले जो दोनों एंड है पृष्ठ है उसके अलोंग नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो 2k लैम्बडा अपॉन आर हमको इतना जो है वो पृष्ठीय आवेश मिल रहा है। अब इस पर बेस देखो न्यूमेरिकल्स कैसे पूछेंगे न्यूमेरिकल्स कैसे पूछेंगे देखिए ई इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 2k लैम्बडा अपॉन आर। अब आपको दे दिया कि एक पृष्ठीय आवेश है जिस पर उतना आवेश है पृष्ठीय आवेश है इतना। ठीक है ना। जो भी एक पृष्ठीय आवेश की मान दे देंगे कि इतना पृष्ठीय आवेश है ठीक है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र इतना है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र इतना हो रहा है। तो उस विद्युत मतलब इस रेखीय आवेश से इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र इतनी दूरी पर है ऐसे देंगे ये रेखीय आवेश है मतलब इतने कूलॉम का एक रेखीय आवेश है जिससे इतनी दूरी पर इतना विद्युत क्षेत्र मिल रहा है इतना क्षेत्र इतनी दूरी पर मिल रहा है। देखो दूरी भी दे दी विद्युत क्षेत्र दे दिया और आपको क्या दे दिया उस पर आवेश दे दिया। ठीक है। तो वो पूछेगा क्या पूछेगा कि बताइए इसकी सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है मतलब उसका रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा ये पूछ लिया न्यूमेरिकल। तो क्या है देखिए आपको ई दे दिया है फिर आर भी दे दिया और लैम्बडा निकालने के लिए कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चलो क्वेश्चन करवा लेते हैं आपको कि एक लीनियर चार्ज है एक रेखीय आवेश है ठीक है ना जिससे 2 × 10⁻² मीटर है ना ये कोई दूरी दे दी कि इतने मीटर पर एक रेखीय आवेश है जिस पर आवेश कितना है 4 × 10⁻² कूलम है ना। इतनी दूरी पर इतने मीटर दूरी पर उस पर विद्युत क्षेत्र कितना है 4 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम इतना विद्युत क्षेत्र है।
देखिए क्या है, एक रेखीय आवेश लिया, इतनी दूरी पर किसी बिंदु पर या इतनी दूरी पर किसी बिंदु पर इस रेखीय आवेश के कारण जितना भी ये है 4 इंटू 10 की पावर, इसके कारण इतना विद्युत क्षेत्र है। तो बताइए इसका लैम्बडा कितना होगा, मतलब इस रेखीय आवेश जिस पर इतना आवेश है, अब लंबाई कितनी है वो नहीं पता हमको, लंबाई नहीं दे रहे हैं, है ना। अगर लंबाई दे देते तो हम क्यू बाई एल करके डायरेक्ट निकाल लें, यही तो इस क्वेश्चन की खासियत है ना। तो वो लंबाई यहाँ पे तुमको नहीं दे रहा है, सिर्फ क्यू दे दिया, दूरी दे दी और ये दे दिया कि इतना है। तो बताइए इसका पृष्ठीय आवेश सॉरी रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा इस लीनियर चार्ज के लिए। तो देखिए कितना मिल जाएगा यहां से, वही हमको पता है लीनियर चार्ज के कारण गॉस की एप्लीकेशन अभी हमने पीछे की, कितना मिलता है देखिए 2 के लैम्बडा अपॉन आर। तो देखिए लैम्बडा ही तो निकालना हमको, तो ई इंटू आर हो जाएगा अपॉन 2 के हो जाएगा भाई, ई इंटू आर अपॉन 2 के, इससे मैं लैम्बडा मिल जाएगा। ई कितना हमारे पास देखिए 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, आर कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, है ना। और देखिए 2 और के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू कितनी होती है, के इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो बस जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये ऊपर मिल गया हमको कितना 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और नीचे कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 10 की पावर 9 ऊपर जाएगी तो कितना मिल जाएगा देखिए 4/9 यहाँ पे तो सिर्फ, और इधर कितना मिल जाएगा 10 की पावर माइनस 4 इंटू ये भी हो जाएगा माइनस का 9, तो कितना हो जाएगा देखिए 4/9 इंटू 10 की पावर कितने हो गए देखिए अब 9 और 4 माइनस के 13। तो इतना जो है हमको लैम्बडा मिलेगा कूलॉम पर मीटर, इतना आवेश जो है उसकी इकाई लंबाई पर मिलेगा। अब लंबाई कितनी है वो हमको पता ही नहीं और उसने पूछा भी नहीं, ठीक है ना, कि लंबाई का इसमें हमको काम ही नहीं है, हमको सीधा लैम्बडा निकालना था, वो हमने निकाल दिया, ठीक है ना। तो देखिए इतना जो है वो हमको आवेश मिलेगा। अब चाहो तो इसको तुम आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो, अगर 9 का 4 में डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा देखिए 4.4 नहीं 4.4 नहीं 0.44 इंटू 10 के पावर माइनस 13, इतना लैम्बडा जो है हमको मिलेगा कूलॉम पर मीटर। अब चाहो तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले सकते हैं 4.4 इंटू 10 की पावर माइनस 14 कूलॉम पर मीटर। तो इतना जो है आपको आवेश घनत्व मिलेगा इस कंडीशन के लिए जो क्वेश्चन था कि भाई एक लीनियर आवेश रेखीय आवेश है जिस पर इतना आवेश है, ठीक है ना, इससे इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र अगर इतना मिल रहा है तो उसके लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा, ठीक है ना। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये हो गया न्यूमेरिकल। तो देखो कैसे भी पूछ सकते हैं, और भी लेंगे क्वेश्चन, जब बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तब क्वेश्चन भी बहुत सारे करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए तो ये हमने आज जो है क्या लिया है, विद्युत फ्लक्स लिया, सतत आवेश वितरण क्या होता है, कितने प्रकार के आवेशों का वितरण होता है, ठीक है ना। और हमने क्या लिया गाउस का नियम लिया और गाउस के नियम के अनुप्रयोग ले रहे हैं, अभी एक ही लिया हमने, अगली क्लास में हम और भी गाउस के नियम के अनुप्रयोग लेंगे, ठीक है ना। और आपको अगर इस पर बेस्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन चाहिए तो इसमें भी मिल सकते हैं। देखिए चलो इस पर बेस्ड ये तो 6 to 10 है, लेकिन नॉर्मल जो 10 तक क्लासेस के भी मिल सकते हैं, क्योंकि अब ये वाले जो कई तरंगे वाले वेज वो है, आगे हम जैसे प्रकाश वाले पढ़ेंगे तो वो 10 तक के लेवल पे भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो आपको अच्छा सा एक यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए तो आगे हम कल की क्लास में, अगली क्लास में हम और भी गाउस के नियम के अनुप्रयोग लेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।